लगभग 40 से 50 साल पहले की बात है, जब बाल विवाह का काफी जोर था। लालपुर गांव के श्यामा प्रसाद एक बड़े जमींदार थे। आसपास के इलाकों में उनकी काफी प्रतिष्ठा थी, इसलिए उनका मान सम्मान होता था। उनके दो बेटे थे, राम और श्याम। उनकी पत्नी का नाम सुनैना था और उनके पिता का नाम जमुना प्रसाद था। उनकी माता का नाम यशोदा था। बड़े घर के बेटे कहीं बिगड़ न जाए, इसलिए श्यामा प्रसाद ने अपने बच्चों को गांव से लगभग 2 कोस दूर एक स्कूल में पढ़ने भेजा। उनके पिता के पास एक घोड़ी थी, जिससे बच्चों को स्कूल छोड़ा जाता था। राम 10 साल का था और श्याम 6 साल का। लालपुर से थोड़ी दूरी पर हरपुर नाम का गांव था, जिसके बीच में एक नदी बहती थी और वहां नाव चलती थी। उसी गांव में सुखीराम रहते थे, जो एक किसान थे। उनके पास पुश्तैनी 10 बीघा जमीन थी, पर उपज कम होती थी। कुछ खेत नदी के किनारे थे, जहां की फसल अक्सर बांध में बह जाती थी। सुखीराम के 4 बेटियां और एक बेटा था। उनकी बड़ी बेटी का नाम दुर्गा था, दूसरी का केतकी, तीसरी का सुनिधि और चौथी का मानसी। सुखीराम अपनी बेटियों को पढ़ाते थे। दुर्गा और केतकी को साइकिल पर बैठाकर स्कूल भेजते थे, जबकि सुनिधि और मानसी घर पर रहती थी। सुखीराम की पत्नी का नाम गिरजा देवी था और उनके पिता का नाम मंगत राम था। उनकी मां का नाम रोहिणी देवी था। दुर्गा 10 साल की थी, केतकी 8 साल की, सुनिधि 6 साल की और मानसी 4 साल की थी। उस समय के अनुसार दुर्गा शादी योग्य हो चुकी थी। सुखीराम अपनी बड़ी बेटी के लिए लड़का देखने आसपास के गांवों में जाते, लेकिन जहां भी जाते दहेज की बड़ी मांग रखी जाती। दुर्गा की शादी 1 साल के भीतर करनी जरूरी थी, क्योंकि उस समय बेटी को घर पर रखकर कन्यादान करना मुश्किल माना जाता था। गांव के लोग सुखीराम को समझाते कि लड़का ढूंढते रहो, लेकिन उनके मन मुताबिक कोई लड़का नहीं मिल रहा था। एक दिन उन्हें नौलखा नाम के गांव के किसान राम के बेटे मनोहर लाल का रिश्ता मिला, जो 12 साल का था और कक्षा 5वीं में पढ़ता था। जब सुखीराम ने मनोहर लाल के लिए रिश्ता मांगा, तो मनोहर लाल के पिता केशुराम ने दहेज में एक चौका, फूल का बर्तन, पीतल का बर्तन, एक जोड़ी बैल, एक गाय, एक बनिहार और एक पलंग कुर्सी की मांग रखी। इसके अलावा दहेज में 10 सोने की अशर्फिया और पाजेब भी देनी थी। सुखीराम ने सब कुछ मान लिया, पर उनके पास इतना पैसा कहां से आता, ये तो उन्होंने सोचा भी नहीं था। गांव के लोगों ने सुखीराम को सुझाव दिया कि वे अपनी जमीन जमींदार श्यामा प्रसाद के पास गिरवी रखते और दहेज के लिए पैसे का इंतजाम कर लें। बेटी की शादी हो जाएगी और धीरे धीरे कर्जा चुका देंगे। मजबूरी में सुखीराम ने श्यामा प्रसाद के पास जाकर कहा, मालिक, हमारा खेत गिरवी रख लीजिए और कुछ पैसे दे दीजिए, ताकि हम बेटी का ब्याह कर सकें। धीरे धीरे कर्जा चुका देंगे। श्यामा प्रसाद ने कहा, देखो सुखीराम, हम खेत गिरवी नहीं लेते। अगर तुम जमीन बेचोगे तो मैं खरीद लूंगा। मजबूरी में सुखीराम ने 4000 रुपये में अपनी 1 बीघा जमीन जमींदार साहब को बेच दी। सुखीराम ने दुर्गा की शादी में जितना भी सामान तय हुआ था, जैसे बैल, गाय, बर्तन, सोने की अशर्फियां वगैरह, सब दहेज में दे दिया। दूल्हा पालकी में आया और बारात बैलगाड़ियों से पहुंची। शादी का इंतजाम बहुत अच्छे से हुआ। जब शादी के बाद विदाई हुई तो दुर्गा को डोली में ससुराल भेजा गया, लेकिन वो अभी सिर्फ 10 साल की बच्ची थी। बारात सुबह से चली और शाम को ससुराल पहुंची। अगले दिन सुबह दुर्गा को पूजा के मंडप में बैठाया गया। मनोहर लाल ने अपनी मां से कहा, मां, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? उसकी मां ने जवाब दिया, बेटा, पहले पूजा हो जाने दो, फिर खा लेना। लेकिन अगर ज्यादा भूख लगी है तो थोड़ा फल और मिठाई खा सकते हो। जैसे ही मनोहर की मां ने उसे खाने की थाल दी, दुर्गा भी बोल पड़ी, मां, मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी कुछ दे दो। लेकिन उसकी दाई बनिहारिन ने उसे चुप कराते हुए कहा, बेटी, ये तेरा ससुराल है, पहले पूजा कर, फिर जो तुझे देंगे वो खा लेना। दुर्गा रोने लगी और बोली, मेरी मां तो मुझे सुबह ही खाना खिला देती थी। ये मेरा घर नहीं है, मनोहर का घर है, इसलिए मुझे यहां खाना नहीं मिलता। मनोहर की दादी, जो आंगन में बैठी थी, ये सब सुन रही थी। वो आई और दुर्गा को समझाने लगी, मैं भी तेरी दादी हूं, जो तुझे अच्छा लगेगा वो लाकर दूंगी, लेकिन थोड़ी देर के लिए चुप हो जा, पूजा खत्म होते ही तुझे खाना खिलाऊंगी।
पूजा करते करते मनोहर लाल माँ की गोद में ही सो गया और दुर्गा भी अपनी दाई की गोद में सो गई। दोनों को जाकर बिछावन पर सुला दिया गया। जागने के बाद दुर्गा ने फिर रोना शुरू कर दिया और कहा, ये मेरा घर नहीं है, मैं यहाँ खेल नहीं पाऊंगी। मनोहर की दादी आई और बोली, दुर्गा बेटी, तू दूध भात खाएगी? दुर्गा ने जवाब दिया, मुझे भूख लगी है। दादी ने एक कटोरी में दूध भात लाकर उसे खिला दिया। फिर दुर्गा ने दादी से कहा, दादी, मुझे धोती में क्यों लपेट दिया? मैं गिर जाऊंगी, मुझे फ्रॉक दे दो। दादी ने उसे फ्रॉक पहनाई। यह देखकर मनोहर की माँ अपनी सास से बोली, माँ जी, आप अभी से इसे सिर पर चढ़ा रही हैं, बाद में इसे कोई रोक नहीं पाएगा। मनोहर की दादी ने कहा, बहू, जब तू भी आई थी तब तू भी बच्ची थी, आज तू घर संभाल रही है ना, ये भी बच्ची है। इसे समझ नहीं है कि शादी क्या होती है, ससुराल क्या होता है, पति कौन होता है। मनोहर की माँ बोली, ठीक है माँ, आप ही इसे देखना। फिर दादी रोज दुर्गा को फ्रॉक पहनाती और उसके बालों में रिबन से छोटी बांधती। वो जो भी खाती दादी उसे खिलाती। दादी का सारा वक्त अब दुर्गा के साथ गोटी खेलने और कहानियां सुनाने में गुजरने लगा। ससुराल आने के बाद दुर्गा की पढ़ाई छूट गई थी, जबकि मनोहर पढ़ने जाता था। दोनों हमेशा आपस में झगड़ते रहते थे। दादी दोनों की सुलह कराती और कहती, मनोहर बेटा, ये तेरी बहुरिया है। मनोहर कहता, नहीं दादी, बापू इसे न जाने कहां से उठा लाए हैं, अब ये मेरे घर में रहती है। और दुर्गा कहती, इसी ने मेरी माँ और बापू को मुझसे छीन लिया, अब मेरा कोई नहीं है। इसी बीच दुर्गा की बहन केतकी भी 9 साल की हो गई थी। सुखीराम के सिर पर एक और चिंता बढ़ गई थी। हालांकि उन्हें इस बात का संतोष था कि अगर खेत बेच देंगे तो केतकी का ब्याह भी कर देंगे। केतकी के लिए सुखीराम ने एक दूर के गांव झंझट में लड़का देखा। राधेश्याम का बेटा सोहन उन्हें पसंद आ गया और रिश्ता तय हो गया। राधेश्याम के 3 बच्चे थे, 2 लड़के और 1 लड़की। बड़ा लड़का सोहन 9 साल का था, दूसरा लड़का रोहन 7 साल का और बेटी गंगा छोटी थी। राधेश्याम की पत्नी थोड़ी लालची थी, जो अपने बच्चों को तो प्यार करती थी, लेकिन दूसरों के लिए उसका मन अच्छा नहीं था। राधेश्याम ने केतकी से शादी इसलिए की क्योंकि सुखीराम की जमीन पर उसकी नजर थी। राधेश्याम को शादी में 5 गाय, 1 चौका, बर्तन, पलंग और 1 बीघा जमीन भी मिलनी थी। सुखीराम ने केतकी की शादी में 1 बीघा जमीन राधेश्याम को दे दी और 1 बीघा जमीन श्यामा प्रसाद को बेच दी ताकि बाकी खर्चे पूरे हो सके। श्यामा प्रसाद को किसी ने बताया कि सुखीराम ने अपनी दूसरी बेटी के ससुराल वालों को 1 बीघा जमीन दी है। ये बात श्यामा प्रसाद को नागवार गुजरी, क्योंकि उनकी अपनी नजर भी उसी जमीन पर थी। उन्होंने तहसीलदार को राधेश्याम के पास भेजा और उसे बुलवाया। श्यामा प्रसाद ने राधेश्याम से कहा, भाई राधेश्याम, आप हमारे इलाके में आए हो, लेकिन यहाँ रहकर खेती करना आपके लिए मुश्किल होगा। बेहतर यही होगा कि आप जमीन मुझे दे दें और बदले में जो भी रकम तय हो उसे ले लें। आप आराम से अपना काम कर सकते हैं। राधेश्याम ने सोचा और श्यामा प्रसाद की बात मान ली। इस तरह सुखीराम की 2 बीघा जमीन श्यामा प्रसाद के नाम हो गई। 1 बीघा जमीन पहले ही बेच चुके थे। इसी दौरान केतकी की शादी की तारीख भी नजदीक आ गई। दुर्गा, जो पहले से अपने ससुराल में थी, को भी केतकी की शादी के समय विदाई कराकर वापस घर लाया गया था। घर पहुंचने पर दुर्गा की माँ और दादी ने उससे पूछा, बेटी, ससुराल में सब कैसे हैं? दुर्गा ने जवाब दिया, माँ, दादी, सब ठीक है। वो लोग मुझे प्यार करते हैं, लेकिन मनोहर की माँ मुझे डांटती है और फिर खाना देती है। जब मैं रोती हूँ तो दादी मुझे खाना खिलाती है। दुर्गा की दादी ने सुखीराम से कहा, सुखीराम, शादी के तुरंत बाद दुर्गा को विदा मत करना। उसे 2 साल तक अपने पास रखो, जब वो बड़ी हो जाएगी तब भेज देना। सुखीराम ने कहा, ठीक है अम्मा, मैं ऐसा ही करूंगा। दुर्गा भी माँ से पूछने लगी, माँ, क्या तुम केतकी को भी दूसरे घर भेज रही हो? उसकी माँ ने समझाया, बेटी, केतकी का ब्याह हो रहा है। दुर्गा बोली, लेकिन माँ, केतकी तो मुझसे भी छोटी है। माँ ने कहा, बेटी, उसके घर में भी तो कोई दादी नहीं है, फिर उसे खाना कौन देगा? केतकी की शादी का दिन आ गया। राधेश्याम बारात लेकर आ गए। शादी का इंतजाम शानदार था। खान पान और सजावट बेहद सुंदर और करीने से की गई थी।
सुखीराम ने जितना भी सामान तय किया था वो सब दिया गया। केतकी को डोली में बिठाकर उसकी दाई बनिहारिन के साथ विदा किया गया। जब केतकी ससुराल पहुंची तो उसकी सास ने गृह प्रवेश की रस्म निभाई। पूजा के मंडप में जब केतकी बैठी तो प्रसाद ग्रहण करने के बाद उसकी सास ने ताने मारते हुए कहा, सुखीराम ने अपनी बेटी को कुछ नहीं सिखाया कि ससुराल में कैसे रहना चाहिए। इस पर बनिहारिन बोली, मालकिन, ये अभी बच्ची है। 2 साल बाद जब आप अपनी बेटी का ब्याह करेंगी तब आप देखिएगा, क्या आप अपनी बेटी को सिखा पाएंगी कि ससुराल में कैसे रहा जाता है। बनिहारिन की बात सुनकर केतकी की सास चुप हो गई। केतकी की ननद गंगा उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन गई। जब भी केतकी को भूख लगती वो गंगा से कहती। गंगा अपनी थाली में से केतकी के लिए भी खाना निकालती और दोनों छिपकर साथ में खा लेती। सोहन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, बस उसे इतना पता था कि बापू के साथ एक लड़की आई है। केतकी की सास अक्सर उससे कहती, तो काम क्यों नहीं करती। केतकी जवाब देती, मुझे काम करना नहीं आता। उसकी सास का सारा काम केतकी की बनिहारिन करती और उसे भी यही सिखाने को कहती। लेकिन बनिहारिन केतकी से बहुत प्यार करती थी, इसलिए खुद ही उसका सारा काम कर देती थी। केतकी और गंगा बरामदे में खेलते रहते। सुखीराम जब केतकी को देखने आए तो उसकी सास पारो ने कहा, समधी जी, आप अपनी बेटी को घर ले जाइए। जब ये काम सीख लेगी और बड़ी हो जाएगी तभी हम उसे वापस बुलाएंगे। सुखीराम क्या करते, केतकी को भी घर वापस ले आए। अब उनका बेटा अभिमन्यु 2 साल का हो चुका था। वो भी अपनी टूटी फूटी भाषा में दुर्गा और केतकी को बोलने लगा था। सुनीता और मानसी अब स्कूल जाने लगी थी। मानसी अक्सर अपने बापू से कहती, बापू, मैं खूब पढ़ाई करूंगी, मुझे किसी के घर मत भेजना। सुखीराम उसे गोद में उठा लेते और हंसते हुए कहते, ठीक है बेटी। मानसी को हमेशा लगता कि जो भी दूसरे के घर जाते हैं उन्हें खाना नहीं मिलता। समय बीतता गया और अब सुनीता भी 9 साल की हो चुकी थी। दुर्गा और केतकी उसे चिढ़ाते हुए कहती, देख लेना सुनीता, अब बापू तुझे भी दूसरे के घर भेज देंगे। सुनीता की चिंता सुखीराम को भी सताने लगी थी। अभिमन्यु भी अब बड़ा हो रहा था और सुखीराम के पास अब सिर्फ 7 बीघा जमीन बची थी। उनकी सारी आय का जरिया यही जमीन थी। एक दिन सुखीराम का सामना श्यामा प्रसाद से हुआ। दोनों ने एक दूसरे का हालचाल पूछा। सुखीराम परेशान दिख रहे थे तो श्यामा प्रसाद बोले, सुखीराम, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। सुखीराम बोले, हाँ भाई साहब, 2 बेटियों की शादी करनी है और अब सिर्फ 7 बीघा जमीन बची है। एक ही बेटा है, शादी के बाद उसके पास तो नाम मात्र की जमीन रह जाएगी। श्यामा प्रसाद ने उन्हें दिलासा दिया, घबराओ मत सुखीराम, हम सब तुम्हारे साथ हैं और वक्त सबका बदलता है, तुम्हारा भी समय बदलेगा। श्यामा प्रसाद अपनी जीप में आगे बढ़ गए और सुखीराम ने सुनीता की शादी के लिए एक लड़का देख रखा था। वो लड़का जिस गांव का था उसका नाम बिहार उमा था, जो कुर्सी गांव से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर था। वहां एक मास्टर जी रहते थे जिनका नाम हरिनारायण था। उनकी पत्नी लक्ष्मी और उनका बेटा कान्हा था, जो एक नटखट बच्चा था। मास्टर जी स्कूल में पढ़ाते थे और भले ही वे बहुत धनी न थे मगर गरीब भी नहीं थे। सांवला सा कान्हा बहुत ही होशियार बच्चा था। उसकी चंचलता सबका मन मोह लेती थी। हरिनारायण को अपने बेटे से बहुत लगाव था और शादी के कई रिश्ते आने के बावजूद वे हर बार मना कर देते थे। जब सुखीराम मास्टर जी के घर पहुंचे तो मास्टर जी ने पूछा, भाई साहब, आपका यहां आना कैसे हुआ। सुखीराम बोले, मास्टर जी, मैं हरपुर गांव का किसान हूं। मेरी 4 बेटियां और 1 बेटा है। 2 बेटियों की शादी हो चुकी है। अब सुनीता की शादी के लिए आपके बेटे कान्हा का हाथ मानने आया हो। मास्टर जी ने कहा, भाई साहब, पहले तो आप जलपान कीजिए, फिर शादी की बात करेंगे। शादी तो मैं करूंगा मगर मेरा लड़का थोड़ा शरारती है। अगर आपको यह मंजूर हो तो बताइए। सुखीराम को लगा कि यह रिश्ता उनकी सुनीता के लिए उपयुक्त होगा और उन्होंने वही शादी तय कर दी। शादी के दिन सुखीराम ने सुनीता को वही सब सामान दिया जो उन्होंने अपनी दूसरी बेटियों को दिया था, ताकि सुनीता के मन में कभी यह न आए कि उसके पिता ने दोनों बहनों से ज्यादा उसे प्यार नहीं किया। उन्होंने शादी में कोई कसर नहीं छोड़ी। शादी का खर्च भी उन्हें उठाना पड़ा और इसके लिए उन्हें फिर 1 बीघा जमीन बेचनी पड़ी, जो श्यामा प्रसाद के पास चली गई। श्यामा प्रसाद ने सुखीराम से कहा, तुम्हें पैसा तो मिल ही जाएगा,
और जमीन भी मुझे ही मिलेगी। सुखीराम बोले, भाई साहब, मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। पिताजी बूढ़े हैं, बेटा अभी छोटा है और मैं बाहर कमाने नहीं जा सकता। श्यामा प्रसाद ने सुझाव दिया, सुखीराम, इस साल मैं अपने बड़े बेटे राम की शादी कर रहा हूं। अगर तुम 2 साल बाद मेरी छोटी बेटी की शादी मेरे छोटे बेटे श्याम से करवा दो तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारी बेटी को पढ़ाऊंगा। इस तरह राम और सुनीता की शादी एक ही दिन में हो गई। राम की शादी बहुत धूमधाम से हुई। बारात में हाथी, घोड़े और गाड़ियों का जलवा था। श्यामा प्रसाद ने बड़े बेटे की शादी में दिल खोलकर खर्च किया था। दूसरी ओर सुनीता की शादी में भी सुखीराम ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। शादी के बाद कान्हा और सुनीता की विदाई की बारी आई। सुनीता को डोली में बिठाकर ससुराल भेज दिया गया। विदाई के समय सुनीता के साथ उसकी तीनों बहनें और भाई अभिमन्यु भी रो रहे थे। मानसी ने अभिमन्यु से पूछा, तू क्यों रो रहा है? अभिमन्यु ने मासूमियत से कहा, दीदी, तुम सब लोग रो रहे हो, इसलिए मैं भी रो रहा हूं। सुनीता की विदाई के बाद सुखीराम ने चैन की सांस ली कि अब तक दोनों बच्चों की शादियां हो चुकी हैं। उन्होंने तय किया कि जब तक उनकी सबसे छोटी बेटी बड़ी नहीं हो जाती तब तक दोनों बच्चे पढ़ाई करेंगे। मानसी और अभिमन्यु दोनों पढ़ाई में तेज थे। खासकर मानसी के रूप रंग ने सबका दिल जीत लिया था। लेकिन चयन के ये दिन ज्यादा समय तक नहीं रहे। दुर्गा के ससुराल से बुलावा आया। अब वह 16 साल की हो चुकी थी। दुर्गा की मां और दादी ने उसे ससुराल के रीति रिवाज सिखाए और 1 महीने बाद दुर्गा की विदाई भी हो गई। इस बार दुर्गा के ससुराल पहुंचते ही उसने ससुराल के सब बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। अब उसका प्रतिदिन का काम बन गया था कि सुबह उठकर नहा धोकर पूजा करे, फिर खाना बनाकर सबको खिलाए और बड़ों का कहना माने। इधर मानसी 6ठी कक्षा में प्रथम आई, जबकि अभिमन्यु केवल पास हुआ था। श्यामा प्रसाद का बेटा श्याम भी पढ़ाई में ठीक ठाक था, मगर उसकी शरारतें कुछ ज्यादा थी। बड़े घर के लड़कों को जो लाड प्यार मिलता है उसमें थोड़ी बहुत शरारत तो हो ही जाती है। समय बीतता गया और देखते ही देखते 2 साल बीत गए। एक दिन रास्ते में श्यामा प्रसाद और सुखीराम फिर मिले। श्यामा प्रसाद बोले, भाई साहब, बच्चे अब बड़े हो गए हैं, शादी के बारे में आपका क्या विचार है? सुखीराम ने कहा, भाई साहब, शादी तो हम आपके यहां ही करेंगे, बस मानसी को हाई स्कूल की परीक्षा पास कर लेने दीजिए, उसके बाद हम शादी करेंगे। बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। श्यामा प्रसाद ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं भी उस पल का इंतजार करूंगा। अब उनका बेटा शाम कॉलेज में पहुंच चुका था, जबकि मानसी भी हाई स्कूल की परीक्षा के करीब आ गई थी। लालपुरा और हरपुर गांव के बीच ये पहला ऐसा विवाह था जो बालिक उम्र में हो रहा था। एक दिन शाम को जब सुखीराम श्यामा प्रसाद के घर पहुंचे तो वहां बैठक चल रही थी। श्यामा प्रसाद ने जब सुखीराम को देखा तो उन्हें बैठने का इशारा किया और कहा, कहिए, क्या बात है? बैठक में मौजूद लोगों को विदा करने के बाद सुखीराम ने अपनी बात शुरू की, भाई साहब, अब समय आ गया है, बच्चों की उम्र भी हो गई है, अब हमें उनकी शादी कर देनी चाहिए। इसके बाद वे कॉलेज भी जाएंगे। यदि आपकी कोई खास इच्छा हो तो हमें बताइए, हम पूरी कोशिश करेंगे उसे पूरा करने की। श्यामा प्रसाद ने सुखीराम की ओर देखकर कहा, भाई साहब, मेरे पास सब कुछ है, बस एक बेटी की कमी थी जो तुमने पूरी कर दी। मुझे और क्या चाहिए? इस शादी में सारा खर्चा मैं करूंगा, आपको कुछ नहीं करना है, बस 2 कपड़ों में बेटी की विदाई कर दीजिएगा। सुखीराम ने श्यामा प्रसाद की बात मान ली, पर उनकी छोटी और प्यारी बेटी मानसी की विदाई खाली हाथ कैसे हो सकती थी। इसी वजह से उन्होंने 5000 रुपए उधार लिए थे ताकि मानसी को विदा करते समय कोई कमी न रह जाए। दुकानदार ने कहा था कि अगर 1 साल में कर्जा नहीं चुकाया तो सुखीराम की 1 बीघा जमीन ले लेगा। सुखीराम ने इस पर हामी भर दी थी। मानसी की शादी का दिन आ गया था। सुखीराम ने अपनी बड़ी बेटी और दामाद को भी बुलवा लिया था और पूरे गांव को निमंत्रण दे दिया था। मानसी को चौकी के बर्तन के साथ 10 असरफी, पायल, करधनी, हार और झुमके दिए। दामाद शाम को कपड़े, घड़ी, अंगूठी और चैन दी। जमाई के अलावा उसके माता पिता और परिवार वालों को भी कपड़े दिए। श्यामा प्रसाद ने बारात लेकर बड़े धूमधाम से सुखीराम के दरवाजे पर कदम रखा।
सुखीराम ने भी अपनी हैसियत से बढ़कर बारात का स्वागत किया। श्यामा प्रसाद ने भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। 5-6 गांवों को भोजन कराया गया। सब लोग बहुत खुश थे। इस विवाह में गरीबी और अमीरी का कोई फर्क नजर नहीं आया, बल्कि श्यामा प्रसाद ने एक साधारण घर की लड़की को राजकुमारी बना दिया था। अगले दिन मानसी की विदाई धूमधाम से हुई। सुखीराम ने अपनी बेटी को पूरे सम्मान के साथ विदा किया। ससुराल पहुंचने पर मानसी का दिल खोलकर स्वागत हुआ। हालांकि कुछ लोग आलोचना करने से भी नहीं चूके, लेकिन मानसी इन बातों पर ध्यान न देकर अपने परिवार को खुश रखने की कोशिश में लगी रही। उसकी जेठानी, जो एक जमींदार की बेटी थी, मानसी को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती थी और उसका पति श्याम भी उसका साथ देता था। लेकिन श्यामा प्रसाद और उनकी पत्नी मानसी को बहुत प्यार और इज्जत देते थे। मानसी की खुशियां तब दुगुनी हो गईं जब उसकी परीक्षा का परिणाम आया। उसने पूरे राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया था। वहीं दूसरी तरफ श्याम सिर्फ पास हो पाया था। इस नतीजे से श्याम के अहंकार को ठेस पहुंची और उसके दोस्तों ने इस मौके का फायदा उठाकर उसे शराब पीने की लत लगा दी। जब श्यामा प्रसाद को यह बात पता चली तो उन्होंने मानसी का भी उसी कॉलेज में दाखिला करा दिया ताकि वह श्याम के साथ रह सके। मानसी पढ़ने में तेज थी, लेकिन दोस्तों और बाहरी दुनिया से उसका कोई मतलब नहीं था। दोनों साथ कॉलेज जाते और आते थे, पर श्याम अपने दोस्तों की संगत में फंसता जा रहा था। मानसी ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, पर श्याम उसकी बात नहीं मानता था। मानसी ने श्यामा प्रसाद को इस बारे में बताया, लेकिन अब श्याम उनके हाथ से बाहर निकल चुका था। श्यामा प्रसाद ने मानसी से कहा, बेटी, हमारे घर की इज्जत और औलाद दोनों को तुम सही रास्ते पर ला सकती हो। मानसी ने जवाब दिया, पिताजी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, आगे ईश्वर की मर्जी। मानसी ने दोस्त बनकर श्याम को समझाने की कोशिश की, लेकिन श्याम की बुरी आदतें इतनी गहरी हो चुकी थी कि उसे बदलना आसान नहीं था। मानसी उसके साथ हर जगह जाती, उस पर नजर रखती, फिर भी श्याम छिपकर शराब पी लेता था। यह देखकर श्यामा प्रसाद काफी चिंतित हो गए थे। कॉलेज में भी मानसी अच्छे नंबरों से पास हुई, जबकि श्याम फेल हो गया था। परिवार के कुछ लोग कहने लगे कि बहू को ज्यादा पढ़ाना सही नहीं है। कौन सा उसे नौकरी करनी है, घर संभालना है और खाना बनाना ही तो उसका काम है। एक दिन मानसी ने अपने ससुर से कहा, पिताजी, मुझे आपसे कुछ कहना है। श्यामा प्रसाद बोले, हाँ बेटा, कहो। मानसी ने कहा, पिताजी, मैं एक शिक्षिका बनना चाहती हूँ। अगर आप इजाजत दें तो मैं इस राह पर आगे बढ़ना चाहती हूँ। श्यामा प्रसाद ने पूछा, बेटा, इतनी सारी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, फिर तुमने शिक्षक बनने का रास्ता क्यों चुना? मानसी ने कहा, पिताजी, मैं शिक्षिका बनकर कई बच्चों का भविष्य सुधार सकती हूँ। जब तक मैं इस सेवा में रहूंगी तब तक समाज और देश के लिए कुछ कर सकूंगी। श्यामा प्रसाद ने बेटी से कहा, बिल्कुल सही सोच है तुम्हारी, आगे बढ़ो। अब मानसी ने बीएड में दाखिला ले लिया था और वह रोजाना क्लासेस में जाने लगी। कॉलेज जाते समय श्यामा प्रसाद को अक्सर श्याम दिख जाता और वह उसे टोकते हुए कहते, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी की मेहनत और लगन को देखो, वो तो अपनी मेहनत से आगे बढ़ रही है और तुम यहाँ मटर गश्ती और शराब में समय बर्बाद कर रहे हो। पिताजी की ये बातें श्याम को चिढ़ा देती। वह सोचता, अगर पढ़ भी लिया और नौकरी भी कर ली तो कब तक करूंगा? दोस्तों का साथ नहीं छोड़ सकता। वह इन बातों को नजरअंदाज कर देता और सो जाता। इस बीच मानसी ने अपनी बीएड की परीक्षा पास कर ली और उसे हैदराबाद में नौकरी मिल गई। नौकरी की वजह से उसे हैदराबाद जाना जरूरी था। शाम को यह ख्याल आने लगा कि मानसी के नौकरी पर जाने के बाद वह आराम से सो पाएगा, क्योंकि उसे कोई टोकने वाला नहीं होगा। दोस्तों की संगत में शाम पहले से ज्यादा डूब चुका था और उसका समय उन्हीं के साथ गुजरने लगा। जब मानसी हैदराबाद चली गई तो कुछ दिनों बाद श्यामा प्रसाद ने शाम से कहा, बेटा, तुम्हें भी हैदराबाद जाना चाहिए। अगर वह अकेली रहेगी तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। वहां तेरे लिए एक दुकान का इंतजाम कर दिया है, जाओ और दुकान संभालो। शाम शुरुआत में तैयार नहीं था, लेकिन पिताजी की बात टाल नहीं सका और हैदराबाद चला गया। वहां जाकर वह हार्डवेयर की दुकान पर बैठने लगा, लेकिन उसका मन वहां नहीं लगता था। मानसी रोज सुबह नाश्ता बनाकर 2 टिफिन पैक करती।
एक अपने लिए और दूसरा शाम के लिए। दोस्तों का साथ छूटने से शाम की शराब पीने की आदत थोड़ी कम हो गई थी। अब वह थोड़ी देर दुकान पर बैठता और फिर उसे सेल्समैन के हवाले कर घर आ जाता। मानसी की समझाइश उसे अब बुरी नहीं लगती थी। बस वह चुपचाप सुन लेता, लेकिन कुछ कहता या करता नहीं था। पहले से वह थोड़ा बदल गया था। मानसी ने भी अपना प्रयास जारी रखा ताकि शाम की आदतों में सुधार आ सके। मानसी ने शाम के सुधार के लिए सब तरीके आजमाए, समझाना, सजा देना और प्रेरित करना। धीरे धीरे शाम को भी समझ आने लगा कि पिताजी ने दुकान इसलिए खुलवाई है ताकि वह भी जिम्मेदारी समझे और कामकाजी बने। जब शाम ने नियमित रूप से दुकान पर बैठना शुरू किया तो आमदनी भी बढ़ने लगी। मानसी के मन में भी कुछ खुशी लौट आई। उसने अपने प्यार में कोई कमी नहीं रखी और आखिरकार सच्चाई की जीत हुई। प्यार की ताकत ने शाम जैसे बुरे इंसान को भी अच्छा इंसान बना दिया। अब शाम भी मानसी के प्रति प्रेम से भर गया था। पहले जो उसे मानसी से नफरत होती थी, अब वह उसके प्यार में डूब चुका था। शाम ने शराब छोड़ दी और दुकान संभालने के साथ साथ घर के कामों में भी मानसी का हाथ बटाने लगा। उधर मानसी समाज सुधार के कार्यों में जुट गई थी। वह महिलाओं के अधिकारों और उनकी शिक्षा को लेकर जागरूकता फैलाने लगी। बाल विवाह के खिलाफ उसने जनसभाएं की और लोगों को समझाया कि कम उम्र में शादी से लड़कियों को मानसिक और शारीरिक यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। उन्हें न अपने परिवार का प्यार मिलता है और न ही इज्जत। मानसी के विचारों से लोग प्रभावित हुए और धीरे धीरे बाल विवाह की प्रथा कम होने लगी। इसी बीच मानसी अपनी बहन केतकी की बेटी के जन्मदिन पर अपने गांव आई। वह अपने पिता सुखीराम से मिली। जब सुखीराम को पता चला कि उनकी बेटी अब शिक्षिका होने के साथ साथ समाज सुधारक भी बन गई है, तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उन्होंने अपनी 4 बेटियों की शादी कर दी थी, लेकिन मानसी उन सभी में से सबसे खुशहाल थी। मानसी ने अपने ससुर श्यामा प्रसाद से कहा, पिताजी, हमारे घर जो लक्ष्मी आई है उसे भी हम खूब पढ़ाएंगे और उसके बाद ही उसकी शादी करेंगे। हम बाल विवाह नहीं करेंगे। श्यामा प्रसाद ने मानसी का समर्थन किया। धीरे धीरे लोगों ने भी मानसी के विचारों को मानना शुरू कर दिया और बाल विवाह की प्रथा कम होने लगी। मानसी ने अपने जीवन में जो दुख झेला था, उसे उसने अपनी सूझबूझ और मेहनत से दूर किया। अब वह समाज में बेटियों को आगे बढ़ाने पर जोर देने लगी। उसने अपनी बहनों के जीवन के उदाहरण देकर लोगों को जागरूक किया कि कैसे नारी शिक्षा जरूरी है। उस समय लड़कियों की शिक्षा केवल उन्हीं घरों तक सीमित थी जो संपन्न थे, लेकिन मानसी के प्रयासों से लोग नारी शिक्षा के समर्थक बनने लगे। इधर मानसी की बहन केतकी की सास पारुल लालची थी। वह केतकी को एक बच्ची नहीं मानती थी, बल्कि उसे एक जिम्मेदार बहू की तरह देखती थी। घर का सारा काम केतकी से करवाती और बाकी सबको खाना खिलाकर खुद बाद में खाती। केतकी को जल्दी भूख लग जाती थी और उसकी छोटी बहन गंगा मां से छिपकर उसे खाना खिलाती थी। गंगा खाना निकाल रही थी, तभी मां ने पूछा, गंगा, ये खाना किसके लिए निकाल रही है? गंगा ने सीधे कहा, भाभी के लिए, उन्हें भूख लगी है। ये सुनकर मां ने गंगा की पिटाई कर दी और खरी खोटी सुना दी। उस दिन के बाद केतकी ने खाना निकालना ही छोड़ दिया। जब सब खा लेते तब बचा कुचा खा लेती और कभी कभी भूखी ही रह जाती। केतकी ज्यादा पढ़ नहीं पाई थी, बस तीसरी कक्षा तक ही पढ़ी थी और फिर उसकी शादी कर दी गई थी। धीरे धीरे समय बीता और अब ससुराल में सबको पता चल गया कि केतकी सोहन की पत्नी है। सोहन को भी अब उसकी हालत पर दया आने लगी। केतकी के पिता ने शादी में एक पनिहारिन दी थी जो अब टूट चुकी थी। सोहन कभी कभी छुपकर केतकी को कुछ खिला देता, लेकिन वह खुद भी कुछ कमाता नहीं था। जो सामान पिताजी घर लाते उसमें से ही कुछ केतकी को मिल पाता था। एक दिन सोहन ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मैं कमाना चाहता हूं। पिताजी बोले, ठीक है, लेकिन तू क्या करेगा? ढंग का काम तुझे नहीं मिलेगा, तुझे तो बस मजदूरी ही करनी पड़ेगी। सोहन ने यह मान लिया और मजदूर बन गया, लेकिन जो भी कमाकर लाता उसकी सास पारो छीन लेती। सोहन चाहकर भी केतकी के लिए कुछ नहीं कर पाता था। केतकी का पहनावा भी बहुत साधारण था, जबकि पारो अच्छे कपड़े और गहने पहनती थी, पान खाती थी। गंगा की शादी एक खाते पीते परिवार में हो गई थी। एक दिन केतकी को जलेबी खाने की इच्छा हुई,
जो उसे बचपन में पिताजी खिलाते थे, वह अपने आंगन में बैठकर रो रही थी। उसी समय सोहन घर आया और उसने पूछा, क्या हुआ केतकी? केतकी ने कहा, मुझे जलेबी खाने का मन है। अगले दिन सोहन ने 4 आने की जलेबी ली और घर लेकर आया। पारो ने जब सोहन से पैसे मांगे तो उसमें 4 आने कम थे। पारो ने पूछा, 4 आने कहाँ गए? सोहन ने बहाना बना दिया कि मालिक ने कम पैसे दिए। पारो चुप हो गई, लेकिन जब उसने केतकी को जलेबी खाते देखा तो उसने सोहन को डांटा और केतकी की पिटाई कर दी। पारो अब केतकी पर सख्त नजर रखने लगी, सोहन का भी पीछा करने लगी। इसी बीच केतकी एक बच्चे की मां बन गई और सोहन मजदूरी करते हुए टाइफाइड का शिकार हो गया। कम उम्र में शादी, मेहनत और घर की अशांति उसे कमजोर बना गई थी। गांव में कोई डॉक्टर नहीं था और जो भी दवाई मिलती उससे कोई फायदा नहीं हो रहा था। 1 महीने से ज्यादा बीमार रहने के बाद एक रात सोहन केतकी और बच्चे को छोड़कर इस दुनिया से चला गया। सोहन की मौत का सारा दोष केतकी पर मढ़ दिया गया। उसकी सास ने उसे डायन कहकर ताने दिए, जिसने उसके बेटे को खा लिया। सुखीराम, जो अपनी बेटी केतकी और नाती माधव को देखकर दुखी थे, ने राधेश्याम और पारो से कहा, बेटी बहुत दुखी है, मैं उसे कुछ दिनों के लिए अपने घर ले जाना चाहता हूं। राधेश्याम के बोलने से पहले ही पारो ने कहा, थोड़े दिनों के लिए क्यों, हमेशा के लिए ही ले जाइए। बेचारे सुखीराम ने केतकी और माधव को अपने घर ले आया। केतकी की मुस्कान जैसे गायब हो गई थी। वह हमेशा रोती रहती और उसकी मां उसे दिलासा देती। अभिमन्यु अब 10 साल का हो चुका था। एक दिन मानसी ने पिताजी को पत्र लिखा, पिताजी, दीदी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, उसे कोई काम नहीं मिल सकता। उसे सिलाई सिखा दीजिए, जिससे उसकी कुछ आमदनी हो जाएगी और उसका मन भी लगा रहेगा। सुखीराम ने केतकी से पूछा, बेटी सिलाई सीखेगी? भविष्य को देखते हुए केतकी ने हामी भर दी। सुखीराम ने उसे जमुना चाची के पास सिलाई सीखने के लिए भेज दिया। गिरजा देवी नाती माधव की देखभाल करने लगी। बाल विवाह की पीड़ा सुखीराम और केतकी दोनों ही झेल रहे थे। सिलाई सीखने के बाद केतकी पिता के घर में ही कपड़े सिलने लगी, लेकिन उससे उतना पैसा नहीं मिल पाता था जिससे गुजारा हो सके। केतकी अपने पिता पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। उसके मन में एक ही चेहरा आता और वो चेहरा था मानसी का। उसने पिताजी से कहकर मानसी को पत्र लिखवाया, जिसमें उसने कहा कि वो एक बार आकर उससे मिल जाए। दीदी के आग्रह पर मानसी इनकार नहीं कर सकी। वह कुछ दिनों की छुट्टी लेकर घर आ गई। उसने अपने ससुर श्यामा प्रसाद से कहा, पिताजी, मैं 1 सप्ताह के लिए अपने पिताजी के घर जाना चाहती हूँ। शादी के इतने साल बाद मैंने घर जाने की बात कभी नहीं की थी। श्यामा प्रसाद ने खुशी खुशी इजाजत दे दी और मानसी अपने मायके के लिए निकल पड़ी। वहां पहुंचने के बाद मानसी अपनी मां और पिताजी से मिली। दोनों बहनों ने गले मिलकर जी भर के रोया। मां ने खाना बनाया और मानसी और केतकी ने साथ बैठकर खाया। कई दिनों के बाद सुखीराम ने बेटियों के लिए जलेबी लेकर आए थे। मानसी ने प्यार से जलेबी खाई, पर केतकी ने हाथ में लेकर वापस रख दी। उसे सोहन की याद आ गई और वह रोने लगी। मानसी ने पूछा, दीदी, तुम्हें तो जलेबी बहुत पसंद है, फिर तुमने इसे क्यों नहीं खाया? केतकी ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई, जिसे सुनकर मानसी भी दुखी हो गई। केतकी बोली, मानसी, मैंने तुम्हें इसी वजह से बुलाया है। मानसी ने कहा, क्यों दीदी? केतकी ने उत्तर दिया, मानसी, मैं पिताजी पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैंने सिलाई तो सीख ली है, पर गांव में रहकर माधव की पढ़ाई और घर का खर्चा उठाना संभव नहीं है। पिताजी भी अब बूढ़े हो गए हैं और भाई अभी पढ़ाई कर रहा है। जब से मैं यहाँ आई हूँ, ससुराल वालों ने एक बार भी मेरी खबर नहीं ली। तुम ही अब कोई ऐसा रास्ता निकाल दो जिससे मैं सुकून से जी सकूं। अगले दिन मानसी ड्राइवर के साथ शहर गई। वहां उसने 5 रुपए महीने का किराए पर एक मकान तय किया, घर का राशन और एक सिलाई मशीन खरीदी और मकान के बगल में एक छोटी सी दुकान भी खोल दी। सब कुछ ठीक करने के बाद मानसी घर वापस आई और अभिमन्यु, जो 10वीं की परीक्षा दे चुका था और अब उसे भी बाहर जाना था, से बात की। मानसी ने पिताजी से कहा, पिताजी, मैंने शहर में एक किराए का घर लिया है। उसमें दीदी, अभिमन्यु और माधव रहेंगे। दीदी दुकान में सिलाई का काम करेगी
और अभिमन्यु और माधव पढ़ाई करेंगे। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो वे लोग खुद अपना खर्चा चलाने लगेंगे। जब तक यह नहीं हो जाता मैं उन्हें मनी ऑर्डर से पैसे भेज दिया करूंगी। यह बात हमारे और दीदी के बीच रहेगी। दूसरे दिन मानसी ने मां से बात करके दीदी केतकी, अभिमन्यु और माधव को गाड़ी में बिठाकर उनके नए घर में छोड़ा। सिलाई मशीन देखकर केतकी की आंखों में आंसू आ गए। अब तक वह हाथ से ही कपड़ों की सिलाई करती थी। रोते हुए उसने मानसी से कहा, बहन, तूने मेरे सारे दुख समझ लिए। मानसी की छुट्टी खत्म होने में अब 2 दिन बचे थे। सुखीराम ने मानसी के ससुराल वालों के लिए कपड़े, मिठाई और फल भेजे और उसे वहां पहुंचाया। सुखीराम बीच बीच में शहर जाकर बच्चों को देख आया करते थे और घर से चावल, दाल, आटा भेजते रहते थे। मानसी की मदद से केतकी की दुकान अच्छी चलने लगी। अभिमन्यु 10वीं में अव्वल आया और अब सुखीराम बाल विवाह के धोखे से सीखकर अभिमन्यु की शादी उसकी पढ़ाई पूरी होने और काम धंधा लग जाने के बाद ही करने का निर्णय कर चुके थे। केतकी दुकान में सिलाई के साथ साथ कुछ सामान भी बेचने लगी। मां के घर रहने के बाद उसने पर्दा प्रथा छोड़ दी थी। कई साल बीत गए और केतकी अब इतनी कमा रही थी कि उसे मानसी से पैसे लेना अच्छा नहीं लगता था। उसने पिताजी से पत्र लिखवाया कि मानसी को संदेश भेजे कि अब वह पैसा न भेजे, क्योंकि वह अब आत्मनिर्भर हो चुकी है। मानसी ने भी पैसे भेजने बंद कर दिए। केतकी अपने और माधव के खर्चे खुद उठाने लगी। सुखीराम को खुशी हुई कि उनकी बेटी अब अपने पैरों पर खड़ी हो गई है। इधर जब पारो को पता चला कि केतकी की दुकान है तो उसके मन में लालच आ गया। वह सुखीराम के पास आकर बोली, भाई साहब, मैं अपनी बहू और पोते को ले जाना चाहती हूँ। सुखीराम ने कहा, यह निर्णय तो केतकी का होगा, वह जाना चाहेगी तो जा सकती है, मैं विदाई कर दूंगा। पारो केतकी के पास आकर बोली, बेटी घर चलो। पारो की बात सुनकर केतकी के सारे दुख उसके सामने आ गए। उसने कहा, मां, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं सिलाई से अपना और माधव का खर्चा निकाल लेती हूँ। आप आएंगी तो आपके लिए दरवाजा हमेशा खुला है। जितने दिन चाहो यहाँ रह सकती हो। आपने मुझे पिताजी के साथ हमेशा के लिए भेज दिया था, अब यही मेरा घर है। पारो निराश होकर वापस गांव लौट गई। केतकी का किराए का घर अब उसका अपना घर बन गया था। उस इलाके में उसकी दुकान भी पहचान बना चुकी थी। अभिमन्यु पढ़ाई के बाद नौकरी में लग गया और सुखीराम ने एक पढ़ी लिखी लड़की से उसकी शादी तय कर दी। सुखीराम ने अपने बेटे की शादी में सभी बेटियों को बुलाया और विधि पूर्वक विवाह संपन्न किया। सभी बहनें केतकी को देखकर खुश हुई और सभी बेटियों को सुखीराम ने सम्मान के साथ विदा किया। मानसी ने गरीब और लाचार महिलाओं के लिए स्वयं रोजगार नामक संस्था खोली, जो महिलाओं को जीविका के साधन उपलब्ध कराती थी। बाल विवाह की प्रथा बंद हो गई, लेकिन आज भी आदिवासी समाज की कुछ जनजातियां हैं जहां यह प्रथा अब भी चलती है, पर वह समाज और देश से छुपकर। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में राजा राम नामक एक बुजुर्ग रहते थे, जिनकी उम्र करीब 70 साल थी। वह सेना से रिटायर्ड थे और उनकी पोस्ट काफी अच्छी थी। उनकी पत्नी कांति देवी और 5 बेटियां थीं, जिनकी शादी हो चुकी थी। राजा राम और उनकी पत्नी अपनी गृहस्थी को मिलकर संभाल रहे थे। राजा राम की 2 बेटियों का ससुराल आगरा शहर में ही था, इसलिए उनका आना जाना राजा राम के घर होता रहता था। बाकी 3 बेटियां आगरा से दूर रहती थी, तो वे साल में एक बार ही अपने मायके आ पाती थी। राजा राम और कांति देवी दोनों अपनी जिंदगी पेंशन के सहारे गुजार रहे थे और उनकी जिंदगी में कोई कमी नहीं थी। वे खुशहाल थे और उनके बीच का सामंजस्य भी गजब का था। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत कब करवट ले ले, इसका कोई भरोसा नहीं। एक रात अचानक कांति देवी की मृत्यु हो गई। राजा राम के बुढ़ापे का सहारा छूट गया और वे अकेले रह गए। अब उनकी 5 बेटियों को अपने पिता की चिंता सताने लगी। बेटियों ने आपस में चर्चा की और निर्णय लिया कि सबसे बड़ी बेटी सीमा के पास एक परमानेंट बाई का इंतजाम करवा दिया जाए, जो उनके पिता की देखभाल कर सके। कुछ दिनों में बाई का इंतजाम हो गया और बेटियां अपनी अपनी गृहस्थी में वापस लौट गईं। समय बीतता गया और राजा राम घर में अकेले होते गए।
उनसे बात करने वाला, उनके दुख सुख बांटने वाला कोई नहीं था। बाई अपना काम करके चली जाती थी और राजा राम अकेले रह जाते थे। धीरे धीरे उनके पास मिलने जुलने वाले भी कम हो गए और वे अपने में ही सिमटते चले गए। राजा राम का स्वास्थ्य भी गिरने लगा और वे बिस्तर पकड़ने की नौबत आ गई। जब उनकी बेटियों को इस बारे में खबर मिली तो वे अपने पिता से मिलने आई। बेटियों ने आपस में विचार विमर्श किया और निर्णय लिया कि अब उनके पिता उनके साथ 2-2 महीने रहेंगे और उनका घर बेच दिया जाएगा। इस निर्णय में उनके पतियों ने भी सहमति जताई। राजा राम को जब घर बेचने की बात बताई गई तो वे कुछ बोले नहीं, बस समय की मजबूरी को समझते हुए सहमति दे दी। अब राजा राम अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में अपनी बेटियों के सहारे एक नए जीवन की शुरुआत करने वाले थे। राजा राम को जब ये बात बताई गई कि उन्हें अपने घर को हमेशा के लिए छोड़ना होगा तो उनका दिल बैठ सा गया। जिस घर में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिताई, वहां के हर कोने में उनकी यादें बसी थी। बुरे और अच्छे दोनों वक्तों के गवाह उस घर को छोड़ने का ख्याल भी उनके लिए बहुत भारी था, लेकिन परिवार के फैसले के आगे उनके पास और कोई विकल्प भी नहीं था। वह मन महसूस कर सोचने लगे कि अकेलेपन से तो यही अच्छा है कि कम से कम कोई तो होगा जिससे बात हो सकेगी। और फिर आनन फानन में उनका घर बेच दिया गया। राजा राम ने दिल पर पत्थर रखकर घर बेचने की हामी भरी, लेकिन अंदर से वो टूट चुके थे। घर बिकने के बाद उनकी सबसे बड़ी बेटी सीमा ने राजा राम को अपने साथ चलने के लिए कहा और वे भी बिना कोई विरोध किए साथ चल दिए। राजा राम का शरीर बुढ़ापे से कमजोर हो चुका था और उन्हें किसी की देखभाल की जरूरत थी, इसलिए वे सीमा के साथ रहने के लिए तैयार हो गए। आगरा और अपने घर को छोड़ना उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने स्थिति को स्वीकार कर लिया। योजना के मुताबिक राजा राम को 2 महीने सीमा के घर रहना था। उसके बाद वे अपनी छोटी बेटी अंजू के घर जाने वाले थे। इस तरह वे एक एक करके अपनी सभी बेटियों के पास रहने वाले थे और बाकी के 2 महीने रिश्तेदारों और दोस्तों के यहाँ बिताने का प्लान था। कोई भी बेटी उन्हें साल भर अपने पास रखने को तैयार नहीं थी, इसलिए यह व्यवस्था बनाई गई थी। राजा राम सीमा के साथ मथुरा चले गए। वहां पहुंचते ही सीमा के घर वालों ने उनका बहुत प्यार से स्वागत किया। नाती पोतों ने भी उन्हें नाना जी कहकर उनकी खुशी का इजहार किया। राजा राम को इस अपनत्व और प्यार ने बेहद खुश कर दिया। सीमा ने राजा राम के लिए घर में एक अलग से कमरा भी दिया, जिसे उनकी जरूरतों के हिसाब से सजाया गया था। कमरे में अटैच बाथरूम भी था ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। राजा राम सीमा और उसके परिवार द्वारा की गई व्यवस्थाओं को देखकर मन ही मन बहुत आशीर्वाद देने लगे। उन्होंने सोचा कि चलो कम से कम आज इस बुजुर्ग व्यक्ति की किसी को जरूरत तो है, कोई तो है जो उनका ख्याल रखता है। धीरे धीरे राजा राम सीमा के घर में घुल मिल गए और उनकी सेहत में भी सुधार होने लगा। उनके नाती पोते उनका बहुत ध्यान रखते थे और राजा राम भी उनके साथ उठते बैठते, हंसते खेलते समय बिताने लगे। उनकी दूसरी बेटियों का भी फोन आता रहता था और वे सीमा के घर पर अपने खुशहाल होने की बातें किया करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, राजा राम का मन सीमा के घर से उचटने लगा। उन्हें अपने पुराने घर, आस पड़ोस, रिश्तेदार और सबसे ज्यादा अपनी पत्नी कांति की याद सताने लगी। राजा राम किसी से कुछ नहीं कहते, लेकिन मन ही मन घुटन महसूस करने लगे। सीमा के बच्चे भी अब उनके साथ वही व्यवहार नहीं करते थे जैसा उन्होंने राजा राम के आने पर किया था। सीमा के पति भी उन्हें पहले जैसी इज्जत नहीं देते थे। एक दिन की बात है, जब राजा राम अपने कमरे में पूजा पाठ कर रहे थे, तभी सीमा उनके पास आकर बैठ गई। पूजा खत्म होने का इंतजार करती रही। यह देखकर राजा राम को थोड़ा अचरज हुआ कि आज अचानक उनकी याद कैसे आ गई। उन्होंने मन में सोचा, आज सूरज पश्चिम से कैसे निकल आया, क्योंकि जब भी वे सीमा को बुलाते वह कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल जाती थी। उन्होंने सोचा, जरूर इसे मुझसे कोई काम होगा। राजा राम ने जैसे ही अपना पाठ समाप्त किया, उन्होंने सीमा से पूछा कि वह उनके कमरे में क्यों आई है। सीमा ने पहले तो कुछ मीठी मीठी बातें शुरू की, लेकिन राजा राम ने उसे बीच में ही रोकते हुए सीधा मुद्दे पर आने को कहा। उन्होंने कहा, जो भी कहना है साफ साफ कहो, क्योंकि राजा राम समझ चुके थे कि सीमा कुछ महत्वपूर्ण बात कहना चाहती है।
सीमा ने भी बिना देर किए अपनी बात कहना शुरू किया। उसने बताया कि अनिल, जो उसका पति है, वह कह रहा है कि बाबूजी को किसी और कमरे में शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि वह उस कमरे को किराए पर देना चाहता है। ऐसा करने से घर में थोड़ी ज्यादा आमदनी हो जाएगी, क्योंकि कहीं न कहीं खर्चे बढ़ गए हैं। सीमा की बातें सुनकर राजाराम का दिल बुरी तरह से टूट गया। वह अच्छे से जानते थे कि उस घर में कोई ऐसा कमरा नहीं है जिसमें उन्हें शिफ्ट किया जा सके। वह चुपचाप बैठकर सीमा की सारी बातें सुनते रहे। सीमा ना जाने क्या क्या कहती जा रही थी, लेकिन राजाराम का दिमाग सुन्न पड़ गया था। कुछ देर सोचने के बाद राजाराम ने सीमा से सीधे कमरे का किराया पूछ लिया। उन्हें एहसास हो चुका था कि सीमा उनसे किराए का पैसा मांगना चाहती है। सीमा ने भी बिना हिचकिचाहट के कमरे का किराया और खाने पीने का खर्चा बता दिया और फिर कमरे से बाहर चली गई। राजाराम बहुत देर तक अकेले बैठे बैठे उन्हीं बातों के बारे में सोचते रहे। उनकी आंखें नम हो गईं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी अपनी बेटी उनसे ऐसा कह रही है। वह सोचने लगे कि जो प्यार, अपनापन और मान सम्मान उन्होंने देखा, वह सिर्फ एक दिखावा था। वह सोचने लगे, अगर सीमा मुझसे वैसे ही पैसे मांग लेती तो क्या मैं उसे नहीं देता? आखिर वह मेरी बेटी है। उन्होंने सोचा, मैं उसका दुगुना भी कर देता। पर इस तरह से खाने का पैसा और किराया मांगकर सीमा ने मेरा दिल बहुत दुखाया है। क्या इसी दिन के लिए उसने मुझे अपने साथ बुलाया था? ये सब बातें राजाराम के मन में चल रही थी और उन्हें अपनी पत्नी कांता देवी की याद आने लगी। ये सब सोचते सोचते राजाराम जोर जोर से रोने लगे। जैसे तैसे करके उन्होंने सीमा के घर पर 2 महीने बिताए। अब उनका मन पूरी तरह से बुझ चुका था और वह जल्द से जल्द वहां से निकल जाना चाहते थे। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि इस घर में उनका सिर्फ आर्थिक शोषण किया जा रहा था। उन्हें अपने खर्च किए गए पैसों का दुख नहीं था, बल्कि इस बात का दुख था कि इस घर में उन्हें एक किराएदार की तरह रखा जा रहा था, न कि एक पिता की तरह। इस घुटन भरी जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने अपनी दूसरी बेटी अंजू को फोन किया और उसे उन्हें वहां से ले जाने के लिए कहा। अंजू और उसके पति सुरेश उन्हें लेने के लिए तुरंत सीमा के घर पहुंच गए। वैसे भी अब राजा राम जी को सीमा के घर पर रहते हुए 2 महीने पूरे हो चुके थे और अब बारी अंजू की थी। राजा राम अंजू के साथ जाने के लिए खुशी खुशी तैयार बैठे थे। उन्हें लगा कि वहां पर रहकर उन्हें कुछ सुकून मिलेगा और शायद कोई दोस्त या रिश्तेदार भी मिलने आ जाएगा, क्योंकि अंजू आगरा में ही रहती थी। अंजू अपने पिता को बड़े ही प्यार से अपने घर लेकर गई। वहां पहुंचते ही उसके बच्चों ने भी अपने नाना जी का स्वागत बड़े ही प्यार से किया। अंजू के 2 बेटे थे और वे दोनों ही अपने नाना जी के इर्द गिर्द घूमने लगे। दोनों ही नाना जी के घर आने से बहुत खुश थे। अंजू ने राजा राम के लिए एक अलग कमरा भी दिया, जिसमें उनकी सारी सुविधाओं का ध्यान रखा गया। उस कमरे में अटैच बाथरूम भी था। राजा राम ने उन सुविधाओं को देखा जो सीमा के घर पर भी उन्हें मिली थी, लेकिन वे इस बार ना चाहते हुए भी अपनी बेटी का दिल नहीं दुखाना चाहते थे। पर कहते हैं ना, जो एक बार जल चुका होता है वह हर चीज को फूंक फूंक कर देखता है। राजा राम ने जब अंजू से उस कमरे का किराया पूछा तो उन्होंने बड़े ही संकोच के साथ कहा, बेटा, मुझे पहले ही बता दो कि इस कमरे का और खाने पीने का कितना खर्चा आएगा, ताकि बाद में किसी को कोई असुविधा ना हो। अंजू ने राजा राम को टोका और कहा, पापा, कैसी बातें कर रहे हो? क्या मैं आपसे यहाँ रहने और खाने पीने का पैसा लूंगी? आप मेरे पापा हो, कोई बाहरी नहीं। आप यहाँ पूरे सम्मान और अधिकार के साथ रहिए। अंजू की इस बात को सुनकर राजा राम थोड़े मुस्कुराए और बोले, किसने कहा कि ऐसा नहीं होता बेटा? मेरे साथ तो एक बेटी ने ऐसा ही किया। अंजू को समझ नहीं आया कि राजा राम क्या कह रहे हैं। उसने उनसे साफ साफ सब कुछ बताने को कहा। राजा राम ने जो कुछ भी सीमा के घर सहा था वो सब कुछ अंजू को बता दिया। उन्होंने बताया कि किस तरह का व्यवहार उनके साथ वहां किया गया था। ये सब बताते हुए राजा राम की आंखों में आंसू आ गए। वह बहुत दुखी हो गए थे, क्योंकि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी अपनी बेटी ऐसा करेगी। अंजू को उनकी बातें सुनकर यकीन नहीं हो रहा था। वह सोचने लगी कि सीमा दीदी ऐसा कैसे कर सकती है। उसने सीमा से बात करने के बारे में सोचा, लेकिन राजा राम ने उसे रोक दिया और कहा, बातों को बेवजह बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। अंजू ने अपने पिता की बात मानी और वहीं पर उस विषय को खत्म कर दिया।
अब राजा राम अंजू के घर पर बड़े ही सुकून से रह रहे थे। उन्हें वहां किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी और न ही कोई शिकायत। अंजू के घर पर उनकी हर जरूरत का पूरा ध्यान रखा जाता था। धीरे धीरे राजा राम सीमा के घर की कड़वी यादों को अंजू के प्यार और सम्मान से भूलते जा रहे थे। अंजू के घर पर उन्हें रहते हुए 2 महीने पूरे होने वाले थे, लेकिन अब उनका वहां से जाना जरूरी था, क्योंकि सभी ने अपने पिता को 2-2 महीने के लिए बांट रखा था। अंजू के घर से जाने के 2 दिन पहले अंजू उनके पास आकर बैठी और उनके साथ समय बिताने लगी। उसने उनके साथ ढेर सारी पुरानी बातें की। राजा राम को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत खुश है। उन्होंने अंजू को सीने से लगाकर बहुत सारे आशीर्वाद दिए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर बाद अंजू का पति सुरेश भी कमरे में आ गया। उसके हाथ में एक डायरी थी जो उसने अंजू को दी। अंजू ने डायरी को लेकर राजा राम को पढ़ने के लिए दे दी। राजा राम आश्चर्य से डायरी को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह डायरी क्यों दी गई है। उन्होंने सुरेश से पूछा, बेटा इसमें क्या है और यह डायरी मुझे क्यों दी गई है? अंजू ने अपने पिता से कहा, पापा इसे पढ़िए। राजा राम ने डायरी को पलटकर पढ़ना शुरू किया। उसे पढ़ते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह कभी डायरी को देखते तो कभी अंजू और सुरेश को। वह पढ़ते पढ़ते एकदम स्थिर हो गए। उन्हें गहरा सदमा लगा। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उन्हें इतना सम्मान देने वाला दामाद और इतनी प्यार करने वाली बेटी ऐसा कर सकते हैं। डायरी में राजा राम के उस घर में रहने के बाद से अब तक के सारे खर्चों का हिसाब लिखा हुआ था। उनके कमरे की सुविधाएं, बिजली का बिल, घुमाने फिराने का खर्च, पेट्रोल और अन्य टिकट खर्च, हल, सब्जियां, अनाज, दवाएं, सब कुछ लिखा हुआ था। यह सब पढ़कर राजा राम का दिल बहुत ज्यादा दुखी हो गया। राजा राम को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वह मन ही मन सोच रहे थे कि इन बेटियों को मैंने अपनी संपत्ति में बराबर हिस्सा दे दिया, फिर भी इन्हें इस बूढ़े बाप से और क्या चाहिए। वह खुद को और अपनी किस्मत को कोसते हुए आंखों से बहते आंसू पोंछते रहे। उन्होंने अंजू से कहा, बेटी मैं समझ रहा था कि यह प्यार और अपनापन मेरे लिए है, लेकिन मैं गलत था। ये सब पैसों के लिए था, मेरे लिए नहीं। राजा राम ने रोते हुए कहा, शायद मेरी ही परवरिश में कोई कमी रह गई होगी, नहीं तो मुझे ऐसे धोखे और अपमान का सामना नहीं करना पड़ता। अंजू ने बेफिक्री से जवाब दिया, पिताजी इसमें रोने की क्या बात है। जब आप सीमा दीदी को इतना कुछ दे सकते हैं तो मैंने भी वही मांगा है जो मैंने आप पर खर्च किया है। जब आप सीमा दीदी का घर भर रहे थे तब तो आपको कोई समस्या नहीं हुई। आज मैंने कुछ मान लिया तो आपको बुरा लग रहा है। आपको इतनी पेंशन मिलती है, अगर थोड़ी बहुत हमें दे देंगे तो कौन सा आप गरीब हो जाएंगे। अंजू की बातों ने राजा राम को हिलाकर रख दिया। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी बेटी के दिल में इतना जहर हो सकता है। राजा राम अब कुछ भी समझने की हालत में नहीं थे। अंजू ने फिर कहा, पिताजी मुझे सब पता है कि आपने कब कब और क्या क्या सीमा दीदी को दिया है। उनके बच्चों की कॉलेज की फीस भरी, उन्हें नई मोटरसाइकिल दिलाई, सोने की अंगूठी बनवा कर दी, और मुझे देने में आपको इतनी परेशानी हो रही है। राजा राम अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि कैसे दोनों बहनों ने मिलकर अपने बाप को लूटने की साजिश रची। वे अब पूरी तरह टूट चुके थे। अंजू और सुरेश ने चेक राजा राम के हाथ में पकड़ाकर बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चले गए। राजा राम को आज अपनी पत्नी शांति की बहुत याद आ रही थी। वह सोचने लगे कि अगर शांति उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जाती तो शायद ये नौबत नहीं आती। उन्होंने सोचा कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो उन्होंने बेटियों की बातों में आकर अपना सालों पुराना मकान बेच दिया। अब राजा राम का दिल अपनी बेटियों से पूरी तरह हट गया था। उन्हें समझ आ गया था कि किसी को भी अपने पिता की जरूरत नहीं है। सभी को बस उनकी पेंशन चाहिए। सभी की निगाहें उनके पैसों पर है और सभी एक दूसरे से होड़ में है कि कौन उनसे कितना हड़प सकता है। उनके जीने मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। राजा राम ने सोचा कि सीमा के घर धोखा खाने के बाद भी उन्होंने उसे माफ कर दिया था, अंजू के दिए अपनापन और प्यार की वजह से। उन्हें लगा था कि शायद अंजू में कोई कमी नहीं होगी, लेकिन आज अंजू ने उनके पीठ में छुरा घोंप दिया। उसने दिखावे का मुखौटा पहनकर उन्हें ऐसे जाल में फंसा दिया
जहां से वे ना तो बाहर निकल पा रहे थे और ना ही इस कड़वाहट को निकल पा रहे थे। इतना सब होने के बाद उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था कि वे क्या करें, कहां जाएं। उन्होंने सोचा कि अब तो ये जीवन किसी काम का नहीं है, उनकी किसी को कोई जरूरत नहीं है। वे बेहद दुखी थे और मन ही मन ये सब सोचते जा रहे थे। अंजू के घर रहते हुए राजा राम को 2 महीने पूरे हो गए थे और अब उन्हें छोटी बेटी निधि के पास जाना था। अंजू ने निधि को फोन कर दिया था कि वह आकर राजा राम को ले जाए। निधि और उसके पति कमल अगले ही दिन सुबह सुबह राजा राम को लेने अंजू के घर पहुंच गए। राजा राम अब निधि के साथ नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई दूसरा इंतजाम नहीं था। उन्होंने बेमन से निधि के साथ जाने की हामी भर दी। उन्हें पता था कि निधि को भी अपने बूढ़े बाप से कोई मतलब नहीं है। सभी को बस उनकी पेंशन चाहिए, जो हर महीने 42,000 रुपए आती है। उन बेटियों के लिए उनका बूढ़ा बाप सिर्फ एक साइड इनकम था, जिसे थोड़ा सा दिखावा करके आसानी से कमाया जा सकता था। ये सारी बातें राजा राम के दिमाग में चल रही थी, लेकिन सब कुछ जानकर भी वे कुछ कर नहीं पा रहे थे। निधि के घर जाने के लिए वे अपना सामान लेकर तैयार हो गए। निधि गुड़गांव में रहती थी और वे लोग कुछ घंटों के सफर के बाद वहां पहुंच गए। राजा राम जी के मन में विचार आया कि चलो एक बार फिर से अपने आप को लुटवाने के लिए तैयार हो जाता हो। जैसे बाकी बेटियों के घरों में हुआ, वैसे ही निधि के घर में भी उनका बहुत अच्छे से स्वागत हुआ। उन्हें यहाँ भी एक अटैच बाथरूम वाला कमरा दिया गया। पर इस घर में एक अलग बात थी। उनका नौकर नरेश, जिसे खास तौर पर राजा राम जी की देखभाल के लिए रखा गया था। हालांकि राजा राम जी को पता था कि उसकी तनख्वाह भी उनके ही पैसों से दी जाएगी, पर उन्हें इस बात की संतुष्टि थी कि कम से कम उनके पास कोई ऐसा तो होगा जिससे वह अपने दिल की बातें कर सकें। राजा राम जी ने अपना मन मारकर वहां रहने का फैसला किया। शुरुआती दिनों में नरेश उनके साथ रहता, उनसे बातें करता और कभी कभार वे दोनों घर से बाहर टहलने भी जाते। नरेश उनके लिए एक अच्छा साथी बन गया था। राजा राम जी को लगने लगा था कि कम से कम इस घर में उनके पास कोई ऐसा तो है जिससे वे अपने दुख बांट सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे निधि और कमल ने नरेश को उनसे दूर करना शुरू कर दिया। अब नरेश का ध्यान अधिकतर घर के कामों में ही लगा रहता और राजा राम जी से उसकी मुलाकातें कम होने लगी। वे भी जानते थे कि ऐसा दिन आएगा, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा था कि जितने दिन अच्छे से निकल जाए वही बेहतर है। कुछ समय बाद राजा राम जी ने नरेश को अपने कमरे में बुलाया। जब नरेश आया तो राजा राम जी ने उससे पूछा, क्या बात है नरेश, अब तुम मेरे पास क्यों नहीं आते? इतने दिन साथ बिताने के कारण राजा राम जी को नरेश से लगाव हो गया था और वह उसके साथ अपने सुख दुख साझा करने लगे थे। नरेश के इस बदले व्यवहार से वे बहुत निराश हो गए थे और उनकी आंखों में आंसू आ गए। पहले से ही कोई उनसे बात नहीं करता था और अब नरेश भी उनसे दूरी बना रहा था। राजा राम जी के प्यार और उदासी को देखते हुए नरेश ने सारी सच्चाई बता दी कि कैसे निधि और कमल ने उसे सिर्फ उनका नाम लेकर काम करने के लिए रखा था। उन्होंने उसे पहले ही कह दिया था कि उस बूढ़े आदमी के साथ बस कुछ दिन बिताना है और फिर जो हम कहेंगे वही करना है। नरेश की बातों को सुनकर राजा राम जी का दिल टूट गया। वे जानते थे कि नरेश उनके लिए काम कर रहा था, लेकिन उसकी तनख्वाह उन्हीं के पैसों से दी जा रही थी। राजा राम जी अपने कमरे में बैठे बैठे सोचने लगे, ये कैसी बेटियां हैं जिन्हें अपने पिता की कोई परवाह नहीं, जबकि सबको पता है कि पिता ने उनके घर सिर्फ 2 महीने ही गुजारने हैं, उसके बाद वो वहां नहीं रह पाएंगे। उन्होंने सोचा कि किसी ने सच ही कहा है, माँ बाप बच्चों को एक छोटे से कमरे में भी अच्छे से पाल लेते हैं और ये सब बच्चे मिलकर भी एक बाप को ठीक से नहीं रख पा रहे हैं। राजा राम जी इसी उधेर बुन में बैठे थे कि तभी निधि कमरे में आई और उसने उन्हें तैयार होने के लिए कहा। राजा राम जी ने पूछा, कहाँ जाना है? लेकिन निधि बिना कुछ कहे कमरे से चली गई। राजा राम जी कुछ देर तक सोचते रहे कि आखिर कहाँ जाना है, लेकिन उन्होंने सोचा और तैयार हो गए। सभी लोग एक कार से शोरूम पहुंचे। शोरूम के अंदर जाते ही निधि ने बताया कि वे कार खरीदने आए हैं। अंदर जाकर सब कारें पसंद करने लगे। निधि के पति कमल और उनका बेटा कार पसंद कर रहे थे। तभी निधि ने राजा राम जी से आकर कार के पैसे देने को कहा। राजा राम जी को समझ में नहीं आया
कि वह क्या कह रही है। उन्होंने निधि को हैरानी से देखा। निधि ने कहा, पापा, ये कार तो आप ही हमें गिफ्ट कर रहे हैं, क्या आप हमें एक कार तक नहीं दिलवा सकते? राजा राम जी शोरूम के अंदर कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहते थे, इसलिए वे बिना कुछ बोले शोरूम से बाहर निकल आए। राजा राम जी जैसे ही बाहर आए, निधि भी उनके पीछे पीछे आ गई और तरह तरह के बहाने बनाकर उनसे कार के लिए चेक पर हस्ताक्षर करवा ली। चाहकर भी राजा राम जी कुछ नहीं कर पाए। निधि तो अपने बाकी बहनों से भी ज्यादा चतुर निकली। उसने बातों में फंसाकर राजा राम जी से कार गिफ्ट करवा ली, और जब ये बात दूसरी बहनों को पता चली कि निधि ने तो सीधे कार ही ले ली, तो सभी ने अपनी अपनी रणनीतियां बनानी शुरू कर दी। हर कोई अपने हिस्से से अधिक पाना चाहता था। राजा राम जी अब बहुत परेशान हो गए थे। रोज रोज के दिखावे और अपने ही पिता के साथ की जा रही चालबाजियों से वे ऊब चुके थे। वे अपने लिए एक ऐसी जगह की तलाश में थे जहां वह अपने बचे हुए जीवन के कुछ पल शांति और सुकून के साथ बिता सके। एक ऐसी जगह जहां किसी की चिक-चिक और चालबाजियां न हो। उन्होंने अपना वर्षों पुराना आगरा का घर छोड़ दिया था ताकि खुशी से रह सके, लेकिन यहां भी वे पहले से ज्यादा दुखी रहने लगे थे। उनकी बेटियों को उनकी परेशानियों और उदासी से कोई मतलब नहीं था। सभी इस बात में लगी रहती थी कि कैसे और किस तरह से अपने पिता को लूट सके। राजा राम जी के एक पुराने मित्र थे। उन्होंने उन्हें अपनी सभी परेशानियों के बारे में फोन पर बताया। तब उनके मित्र ने उन्हें वृद्धाश्रम में रहने की सलाह दी, जहां उनके जैसे और भी लोग होंगे जो उनके दुख और सुख बांट सकेंगे। राजा राम जी को अपने मित्र की यह सलाह सही लगी। उन्होंने सोचा कि जब किसी को उनकी परवाह नहीं है तो वे भी क्यों किसी के बारे में सोचे। उन्होंने वृद्धाश्रम जाने का मन बना लिया था ताकि बुढ़ापे के बचे हुए दिन शांति से गुजर सके। लेकिन वृद्धाश्रम जाने से पहले वे अपने बड़े भाई बाबू राम जी से मिलना चाहते थे। वे अपने भाई से बहुत प्यार करते थे और उनका बहुत सम्मान करते थे, इसलिए वे उन्हें अपनी वृद्धाश्रम जाने की योजना के बारे में बताना चाहते थे। राजा राम जी की पत्नी और उनकी भाभी के बीच कभी भी नहीं बनती थी, इसी कारण दोनों भाई ज्यादा नहीं मिल पाते थे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि दोनों भाइयों के बीच प्यार कम हुआ था। राजा राम जी अपने भाई को याद करते हुए बचपन की यादों में खो गए। उन्होंने याद किया कि कैसे वे और उनके बड़े भाई बाबू राम जी मिलकर बहुत प्यार से रहते थे। लेकिन शादी के बाद रोज रोज की कलह से बचने के लिए उन्होंने अलग अलग रहने का फैसला किया ताकि दोनों परिवारों में प्यार बना रहे। अपने भाई को याद करते हुए राजा राम जी की आंखों से आंसू बहने लगे। वे अपने भाई से मिलकर उन्हें अपने दिल की सारी बातें बताना चाहते थे। उन्होंने अपने आंसुओं को पोंछा और अपने भाई को फोन करने लगे। जैसे ही बाबू राम जी ने फोन उठाया, वे खुशी से फूले नहीं समाये। दोनों भाई फोन पर बात करते हुए भावुक हो गए। वे जल्द से जल्द मिलकर गले मिलना चाहते थे। राजा राम जी के फोन करते ही बाबू राम जी बिना कुछ सोचे समझे उन्हें अपने घर मिलने के लिए बुलाते हैं। उनकी यह बात सुनते ही राजा राम जी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वे अपने आंसुओं को रोक नहीं पाते और अपने भाई से मिलने के लिए उतावले हो उठते हैं। 2 दिन बाद मिलने का समय तय करते हैं। बाबू राम जी अपने भरे पूरे परिवार के साथ ग्वालियर में रहते थे। वहां उनकी पत्नी आशा, उनके 2 बेटे चंद्रभान और अतुल और उनकी बहुएं सुमन और सुनीता और उनके बच्चे, सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहते थे। राजा राम जी ने जब ग्वालियर जाने का इरादा अपने घर वालों को बताया तो घर में एक अलग ही उत्साह भर गया। सब लोग उनसे मिलने की खुशी में जुट गए। उनके स्वागत के लिए घर में तरह तरह के पकवान बनने लगे और उनके आराम के लिए एक खास कमरा भी सजाया गया। बच्चे भी बेहद उत्सुक थे क्योंकि उन्हें याद था कि बचपन में उनके छोटे दादाजी उन्हें चॉकलेट्स दिया करते थे। जैसे ही राजा राम जी के आने का समय नजदीक आया, पूरे घर में एक अलग ही चहल पहल देखने को मिली। उनकी गाड़ी के आते ही सभी ने दिल खोलकर उनका स्वागत किया। सभी लोग इतने प्यार और अपनापन से उनसे मिले कि उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि इतने सालों बाद उनसे मिल रहे हैं। राजा राम जी भी अपने भाई के परिवार के इस व्यवहार से बेहद भावुक हो गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतने सालों बाद भी परिवार में उनके लिए इतना प्यार और सम्मान बचा हुआ होगा, क्योंकि उन्होंने खुद ही लंबे समय तक परिवार से दूरी बना रखी थी।
बस कभी कभार फोन पर बात हुई या शादियों में मिलना हुआ। यहाँ तक कि उनकी पत्नी शांति जी के निधन पर भी परिवार आया था, पर उसके बाद से कोई खास संपर्क नहीं था। अभी कुछ ही घंटे हुए थे कि राजा राम जी ने वापस जाने की बात कह दी। उनकी यह बात सुनकर घर वालों ने उन्हें कुछ दिन रुकने की जिद की। सब चाहते थे कि वे उनके साथ थोड़ा और समय बिताए। आखिरकार वे अपने भाई के सम्मान में कुछ दिन और रुकने के लिए मान गए। रात में जब सभी एक साथ खाना खाकर बातें कर रहे थे तो दोनों भाई अपने कमरे में अकेले थे। तब बाबू राम जी ने अपने भाई की उदासी की वजह पूछी। राजा राम जी थोड़े चौंक गए। उन्होंने सोचा कि उन्होंने तो किसी से कुछ नहीं कहा, फिर उनके भाई को कैसे पता चला कि वे परेशान हैं। राजा राम जी अभी सोच में ही थे कि बाबू राम जी ने उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें हिलाया और कहा, तुम्हें देखकर ही समझ गया था कि सब कुछ ठीक नहीं है। अगर सब ठीक होता तो कोई बेटा अपने बूढ़े पिता को इतनी दूर अकेले सफर करने के लिए नहीं भेजता। तब राजा राम जी ने अपने भाई को अपनी सारी परेशानियां बतानी शुरू की। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी बेटियों ने उनके साथ सही व्यवहार नहीं किया और कैसे उन्हें सिर्फ उनके पैसों की जरूरत है। जब वे ये सब बता रहे थे तो उनकी आंखें नम हो गईं। बाबू राम जी और उनकी पत्नी को यह सब सुनकर यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बेटियां भी अपने पिता के साथ ऐसा कर सकती हैं। वे खुद भी असमंजस में थे, क्योंकि आमतौर पर ऐसा व्यवहार लड़कों से सुना या देखा जाता है, पर बेटियों से नहीं। जब राजा राम जी ने उन्हें वृद्धाश्रम में जाने का मन बताया तो बाबू राम जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने भाई को गले लगाते हुए कहा, राजा राम, मेरे रहते हुए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर जाना पड़ा तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम अकेले नहीं जाओगे। बाबू राम जी ने कहा, अब से तुम हमारे साथ रहोगे। ये सुनते ही राजा राम जी ने तुरंत जवाब दिया, नहीं नहीं भाई साहब, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। मैं जैसा हूं ठीक हूं, आप मेरे लिए चिंता मत करो। बाबू राम जी ने यह सुनकर कहा, क्या कहा? तुम मेरे ऊपर बोझ हो सकते हो? तुमने ऐसा कैसे सोच लिया? राजा राम जी को अपने भाई की इस बात से सुकून तो मिला, लेकिन वे मन ही मन सोचने लगे कि शायद ये सब बातें प्यार में कही गई हैं। अगले दिन जब राजा राम जी अपने कामों में व्यस्त थे, बाबू राम जी ने अपने परिवार के सभी लोगों को राजा राम जी की सारी परेशानियों के बारे में बताया। बाबू राम जी ने ये सब बातें राजा राम जी की गैर मौजूदगी में की, ताकि उन्हें किसी तरह का अपमान महसूस न हो। घर के सभी लोग बाबू राम जी की बातों को सुनकर राजा राम जी को खुशी खुशी अपनाने के लिए तैयार हो गए। वे सब मिलकर उनका ख्याल रखना चाहते थे और ये सब बिना किसी स्वार्थ के कर रहे थे, क्योंकि उनके घर में किसी को भी राजा राम जी की पेंशन या बैंक बैलेंस के बारे में कुछ पता नहीं था। बाबू राम जी के परिवार वालों ने बिना किसी आपत्ति के उनकी बात मान ली, जिससे बाबू राम जी को अपनी परवरिश और बच्चों पर गर्व महसूस हो रहा था। उनकी बहुओं ने भी राजा राम जी को अपनाने में पूरा सहयोग दिया। उनके बेटे चंद्रभान और उनकी पत्नी सुमन ने तो उन्हें अपने कमरे में रहने की भी पेशकश की। बाबू राम जी कोई बहुत अमीर आदमी नहीं थे, वे बस खुशी खुशी अपनी जिंदगी चला रहे थे। उनका घर एक आम आदमी के घर जैसा ही था, जिसमें सभी के पास अपने अपने कमरे थे, पर इतना बड़ा नहीं था कि राजा राम जी को अलग से कमरा दिया जा सके। इसीलिए बाबू राम जी के बेटे ने अपना कमरा उन्हें देने के लिए कहा, ताकि राजा राम जी को किसी तरह की परेशानी ना हो। जब राजा राम जी को यह बात पता चली तो उन्होंने चंद्रभान को ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने अपने बड़े भाई के कमरे में चारपाई पर सोने को ही बेहतर समझा। राजा राम जी ने कहा, मुझे बस प्यार की जरूरत है, किसी बड़े कमरे की नहीं। इस घर में भले ही सुविधाओं की कमी थी, पर प्यार, इज्जत और सम्मान की कोई कमी नहीं थी। सभी, बड़े हों या बच्चे, बिना किसी स्वार्थ के उन्हें अपनाने के लिए तैयार थे। अब राजा राम जी को उनके बड़े भाई बाबू राम जी के घर में बहुत प्यार और अपनापन मिल रहा था। जब भी कोई बाहर जाता तो उनसे पूछ कर जाता, किसी भी चीज की जरूरत हो तो उन्हें तुरंत बताया जाता। राजा राम जी को अब इन सब के प्यार और अपनापन की आदत सी हो गई थी। अब उनका मन इस घर को छोड़कर कहीं जाने का नहीं करता था। हालांकि उनके मन में यह डर हमेशा बना रहता था कि वे आखिर कब तक अपने भाई के घर में रह पाएंगे।
बाबू राम जी के घर में पैसों की कमी होने के बावजूद किसी ने भी कभी राजा राम जी से एक पैसा खर्च करने को नहीं कहा। जब भी राजा राम जी पैसे देने की बात करते, घर के लोग उनसे नाराज हो जाते, क्योंकि उनके लिए वे घर के एक हिस्से थे। अब राजा राम जी को अपने भाई के घर रहते हुए पूरे 4 महीने हो चुके थे और इस दौरान किसी ने भी उनसे ना कोई पैसा खर्च करवाया था और ना ही कभी किसी तरह की उम्मीद जताई थी। इस घर में उन्हें पूरा मान, सम्मान, प्यार और अपनापन मिल रहा था। राजा राम जी अपने कमरे में अकेले बैठे बैठे विचारों में खोए थे। उनके मन में विचार आ रहे थे, अगर मेरे बच्चे होते तो अब तक मुझे टुकड़ों टुकड़ों में बांटकर खा गए होते। उनकी बेटियां उन्हें घर ले जाने के लिए बार बार फोन करती थी, लेकिन राजा राम जी को अच्छी तरह मालूम था कि ये कॉल्स किसी स्नेह के कारण नहीं थी। उन्हें अपने पिता की याद नहीं आ रही थी, बल्कि उनकी नजर उस साइड इनकम पर थी जो बिना किसी मेहनत के उनके हाथ लग रही थी। राजा राम जी इन विचारों में खोए हुए थे और ये सब सोचते सोचते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे अपने कमरे में बैठे यही सब सोच रहे थे कि तभी उनके भाई बाबू राम जी कमरे में आ गए। बाबू राम जी को देखकर राजा राम जी ने तुरंत अपने आंसुओं को पोंछने की कोशिश की, लेकिन वे अपने आंसू छुपा नहीं पाए। बाबू राम जी ने उन्हें रोता हुआ देख लिया और घबराते हुए उनसे रोने का कारण पूछा। राजा राम जी ने बात को टालते हुए कहा कि वे अब घर से जाने की सोच रहे हैं। राजा राम जी की यह बात सुनकर और उन्हें रोता देखकर बाबू राम जी ने पूछा, क्या हमारे घर में तुम्हें कोई तकलीफ है? किसी ने कुछ कहा है? किसी की कोई बात बुरी लगी है? राजा राम जी ने अपने भाई को बीच में ही रोकते हुए कहा, अरे भाई साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मुझे यहाँ पर तो सबका इतना प्यार और खुशी मिली है जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। समय पर खाना, वो भी सबके साथ मिलजुल कर, समय पर दवाई और न जाने क्या क्या। यहाँ तक कि मुझे इस बात का अधिकार भी मिला कि मैं अपने विचार रख सकूं। ये सब मेरे लिए किसी सपने जैसा है। राजा राम जी ने आगे कहा, भाई साहब, मैं तो कब का अपने बच्चों के व्यवहार के कारण अपनी जिंदगी से हार मान चुका था, लेकिन यहाँ आप सभी के साथ ने मुझे फिर से जीने की उम्मीद दी है। पर अब मुझे डर लगने लगा है कि अगर मुझे इस सब की आदत पड़ गई तो मैं अपनी बाकी की जिंदगी कैसे जी पाऊंगा, क्योंकि मैं और ज्यादा आप सभी पर बोझ नहीं बनना चाहता। राजा राम जी की बातें सुनकर बाबू राम जी बोले, अरे राजा राम, तुम कहीं नहीं जा रहे। अब हम दोनों भाई साथ रहेंगे मरते दम तक। तुम अब मेरे घर का हिस्सा हो। राजा राम और बाबू राम बस नाम अलग है, तन अलग है, लेकिन मन एक ही है। और अगर तुम्हें फिर भी लगता है कि तुम बोझ हो तो मैं तुमसे पहले इस घर से जाऊंगा। बाबू राम जी की ये बातें सुनकर राजा राम जी की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। वे अपने भाई के गले मिलकर रोने लगे। ऐसा करते हुए वे खुद को रोक नहीं पाए। राजा राम जी ने अपने भाई से कहा, भाई साहब, जिंदगी का क्या है, क्या क्या रंग दिखाती है। जिन बच्चों के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, वही मेरी बेटियां आज मेरे लिए पराई हो गई है। और जिन्हें मैंने कभी प्यार नहीं किया, जिनकी कभी दुख तकलीफ नहीं पूछी, जिन्होंने मुझसे कभी किसी भी बात की उम्मीद नहीं की, वे बच्चे और बहुएं आज मुझे अपने से अलग नहीं होने देना चाहते। राजा राम जी बोले, सच कहा है किसी ने, आज के जमाने में लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। जहां एक तरफ लड़के माँ बाप से अपना हक मानने में पीछे नहीं हटते, उन्हें माँ बाप से कुछ लेना देना नहीं होता, सिर्फ पैसे से प्यार होता है, वही आजकल लड़कियां भी ऐसी होती जा रही हैं। उन्हें माँ बाप से ज्यादा उनकी दौलत से प्यार है। राजा राम जी ने कहा, मैं सबके बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरी बेटियां ऐसी हैं जिन्हें मुझसे प्यार नहीं है भाई साहब। और जहां हम लड़कों को हमेशा गलत मानते हैं, बहुओं को कभी अपना नहीं समझते, वही बहुएं सास ससुर के बुरे वक्त में उनके साथ रहती है, उनकी सेवा करती है। लड़के भी उनका ख्याल रखते हैं। कौन सी लड़की है जो अपना घर बार छोड़कर अपने माँ बाप की सेवा करने आती है? सेवा हमेशा बहुएं करती है। राजा राम जी बोले, भाई साहब, यहाँ भी मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, पर अपने घर के बच्चे तो ऐसे ही हैं। मैंने अपने जीवन में ये दोनों बातें सीखी हैं। आज के समय में लड़के लड़कियां और बहू बेटी सब एक जैसे हैं, चाहे माँ बाप के हिस्से की बात हो या उनकी संपत्ति की। जहाँ एक तरफ लड़के बुरे हैं, वही लड़कियां भी बुरी हैं, और जहाँ बहुएं बुरी हैं, वही दामाद भी बुरे हैं।
सब कुछ एक जैसा नहीं होता। आज राजा राम जी हमारे बीच नहीं है। उन्हें इस दुनिया से गए 1 साल और 3 महीने हो चुके हैं, पर वे मरते दम तक अपने भाई के साथ ही रहे। उन्हें किसी ने भी कहीं और नहीं जाने दिया, न किसी बेटी के घर और न ही किसी वृद्धाश्रम में। भगवान के आगे किसी की नहीं चलती, बस वहां जाने से उन्हें कोई नहीं रोक पाया। लेकिन अपने बुढ़ापे के अंतिम दिन उन्होंने बाबू राम जी और उनके परिवार के साथ बड़े ही प्यार से खुशी खुशी बिताए। उनके आखिरी दिन बहुत ही सुखद बीते और उनके चेहरे पर मरते वक्त एक शांति और खुशी थी, जो उन्हें अपने भाई के घर में प्यार और सम्मान मिलने से मिली। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।